हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं उन सॉल्यूशंस के बारे में जो कि हमें वायरसेस, एडवर्स एंड स्पाईवेयर्स जैसे थ्रेट से प्रोटेक्ट करते हैं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम क्लास 12 इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सिलेबस कवर कर रहे हैं और उस सीक्वेंस में ये हमारी यूनिट 4 चल रही है। यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यूनिट 4 में हमारे 2 चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर 11 दैट इज सोसाइटल इम्पैक्ट एंड चैप्टर 12 दैट इज डाटा प्रोटेक्शन। चैप्टर 11 हमारा कंप्लीट हो गया है, अब ये हमारा चैप्टर 12 चल रहा है दैट इज डाटा प्रोटेक्शन। ये भी हमारा 2-3 वीडियोस में जो है कवर हो जाएगा और उसके बाद हमारा आईपी का कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। उसके बाद हम रिवीजन वीडियो स्टार्ट करेंगे बिकॉज अब एग्जाम्स जो हैं वो बहुत पास आ गए हैं। इस वाले चैप्टर में हमने देखा कि कौन कौन से ऐसे थ्रेट्स होते हैं जो हमारे डाटा के लिए हार्मफुल होते हैं। जब भी हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं या ऑनलाइन साइट्स यूज कर रहे हैं तो हमारे लिए डाटा सिक्योरिटी कितनी इम्पोर्टेंट होती है। वायरसेस, एडवेयर, स्पाईवेयर, स्पैमिंग और पीसी इंट्रूजन, एवेयरस्ट्रॉपिंग, फिशिंग, फार्मिंग, कुकीज, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था कि ये सारे थ्रेट्स होते हैं हमारे डाटा के लिए। अब हम उनसे बचने के सॉल्यूशंस पढ़ने वाले हैं कि इन थ्रेट्स से हम अपने डाटा को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ कैटेगराइज किया गया है कि कुछ थ्रेट्स जिनके लिए सिमिलर सॉल्यूशंस होते हैं उन सबको एक साथ डिस्कस किया, फिर कुछ बाकी के थ्रेड्स जिनके लिए सेम सॉल्यूशन है उन्हें एक साथ डिस्कस किया। इस तरीके से ग्रुप्स में हम ये कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है वो वायरसेस, एडवेयर्स और स्पाईवेयर्स के लिए सॉल्यूशन है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है हमें। सॉल्यूशंस टू वायरसेस, एडवेयर्स एंड स्पाईवेयर्स। There are thousands of viruses, spyware, and other malware currently in the wild, and more appear each week. So protecting your system against infection by viruses is an essential part of information security. आज के टाइम में 1000 से भी ज्यादा वायरसेस, स्पाईवेयर और मालवेयर्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं और हर हफ्ते बहुत सारे नए वायरसेस जो हैं वो अपीयर होते रहते हैं। इसीलिए अपने सिस्टम को वायरसेस के इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करके रखना हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ अगेंस्ट वायरसेस इन्वॉल्व द फॉलोइंग सेफगार्ड। जब हम अपने सिस्टम को वायरसेस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं तो हमें ये कुछ स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि सेफगार्ड के लिए हमारे पास 2 तरीके के मेजर्स होते हैं, एक एक्टिव प्रोटेक्शन और दूसरा क्या होता है, प्रिजर्वेटिव मेजर्स। तो हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे एक्टिव प्रोटेक्शन। एक्टिव प्रोटेक्शन के अंडर हमारा क्या क्या आता है, यूज एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर, कि हमें एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहिए ताकि वो हमारे सिस्टम से वायरसेस और स्पाईवेयर्स को डिटेक्ट कर सकें और उन्हें एलिमिनेट कर सकें। You need these program help to detect and eliminate any malware that sneak its way onto your PC. हमें इन प्रोग्राम्स की जरूरत क्यों होती है, ताकि अगर कोई भी मालवेयर जो है वो हमारे पीसी तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लेता है तो उसे डिटेक्ट करना और उसे एलिमिनेट करने के लिए हमें इन सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। If a virus somehow is found on a system on your network, you should do the following. अगर हमें किसी सिस्टम पे जो है वायरस मिलता है, ऐसा सिस्टम जो कि हमारे नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। Scan all your systems for evidence of the virus. अब अगर एक नेटवर्क है, हमने पढ़ा था बहुत सारी टोपोलॉजीज होती हैं, बस, रिंग, स्टार। तो एक नेटवर्क के अंदर जितने भी सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड हैं उन सभी सिस्टम्स को हमें स्कैन करना चाहिए कि किस किस में वायरस जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। डिस्कनेक्ट एनी इन्फेक्टेड सिस्टम्स इमीडिएटली फ्रॉम योर नेटवर्क। और जो सिस्टम वायरस से इन्फेक्टेड होता है हमें इमीडिएटली उन सिस्टम्स को अपने नेटवर्क से रिमूव कर देना चाहिए। रिस्टोर द इन्फेक्टेड सिस्टम्स फ्रॉम अ क्लीन बैकअप। उसके बाद जो इन्फेक्टेड सिस्टम्स हैं हमें उन्हें रिस्टोर करना चाहिए, वहां से वायरस को रिमूव करना चाहिए। जो क्लीन बैकअप है वहां से दोबारा से डाटा इंस्टॉल करना चाहिए, सिस्टम को पूरी तरीके से रिस्टोर करना चाहिए।
Notify your antivirus vendor so it can ensure its signature database is up to date. और जो हमारे एंटीवायरस का वेंडर है हमें उसे नोटिफाई कर देना चाहिए ताकि वो उस वायरस के सिग्नेचर को डाटाबेस में अपडेट रख सके. Now next step is download updates regularly. अब हमने ये तो पढ़ लिया कि हमारे पास एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर होने चाहिए और वो क्यों होने चाहिए, बट जब वो हमारे पास हैं तब भी हमें उनकी अपडेट्स जो हैं वो रेगुलरली डाउनलोड करते रहना चाहिए. क्यों करते रहना चाहिए? न्यू वायरसेस एंड अदर मालवेयर्स इमर्जेस एवरी डे. हर रोज कुछ ना कुछ नए वायरसेस और मालवेयर्स जो हैं वो अराइज होते रहते हैं कहीं ना कहीं. एंड योर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर नीड टू नो अबाउट देम इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फुल प्रोटेक्शन. और जो हमारा सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है, जो भी हम एंटीवायरस एंटी स्पाईवेयर यूज कर रहे हैं, उसे उन न्यूली अराइज्ड वायरसेस और मालवेयर्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है ताकि वो हमें पूरी तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके. दिस इज डन थ्रू सिग्नेचर फाइल अपडेट सो दैट your antivirus is laden with all new emerging viruses. और ये किसके थ्रू होता है कि जो हमारे सॉफ्टवेयर की सिग्नेचर फाइल है हम उसे टाइमली अपडेट करते रहें ताकि उसे हर नए वायरस और मालवेयर की जो है इंफॉर्मेशन रहे और वो एंटीवायरस जो है हमारे सिस्टम को उन न्यू इमर्जिंग वायरसेस से भी सेव कर सके. To keep your antivirus anti-spyware program updated, the best option is to set the program to automatically update when needed, so you don't have to worry, you will always be fully protected. अब यहाँ पे हमने पढ़ा कि हमें सिस्टम को जो है अपडेटेड रखना चाहिए, बट उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उसे बार बार अपडेट करते रहें. बट इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि आप सिस्टम के सेटिंग्स में जाके ऑटोमेटिकली अपडेट्स जो है वो सेट कर दो ताकि जब भी कोई न्यू अपडेट आए तो वो सिस्टम जो है, जो आपका सॉफ्टवेयर जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए. फिर आपको कोई भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका सिस्टम जो है वो फुली प्रोटेक्टेड रहेगा. Now third step is run frequent full system scans. अब एंटीवायरस जब हमारे सिस्टम में है तो वो खुद से स्कैन्स जो है वो करता रहता है, जितने भी थ्रेट्स होते हैं वो उन्हें डिटेक्ट करता है. बट फिर भी सिर्फ उसके स्कैन पे डिपेंडेंट ना रहकर हमें वंस इन अ व्हाइल लाइक 15 डेज में या 1 मंथ में हमें एक बार पूरे सिस्टम को स्कैन कर लेना चाहिए ताकि अगर कहीं भी कोई मैलवेयर, कोई वायरस जो है वो एक्टिव मिले तो वो उसी टाइम जो है डिटेक्ट हो जाए. इवन दो most security software programs actively scan your PC for malware. ज्यादातर जितने भी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर होते हैं वो एक्टिवली बार बार जो है हमारे सिस्टम को स्कैन करते रहते हैं कि उसमें कोई मालवेयर वगैरह तो ना हो. बट यू शुड ऑल्सो परफॉर्म अ फुल सिस्टम स्कैन एटलीस्ट वंस अ मंथ. बट फिर भी हमें भी जो है पूरे सिस्टम को कम से कम मंथ में एक बार तो स्कैन कर ही लेना चाहिए. और अगर हम वीकली या 15 डेज में उसे स्कैन कर लेते हैं तो वो और भी ज्यादा बेटर है. अब ये तो थे एक्टिव प्रिवेंशन, ये तो थे हमारे एक्टिव प्रोटेक्शन स्टेप्स. अब हम पढ़ेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स की प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं. फर्स्ट वन इज कीप योर सिस्टम अप टू डेट. हमारा जो सिस्टम है, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सब अपडेटेड होने चाहिए. Malwares often take advantage of security holes in operating systems and software programs. जितने भी malwares होते हैं वो जनरली हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में जितने सिक्योरिटी लूप होल्स होते हैं वो उन्हीं का फायदा उठाते हैं. So you should always install any available update for your operating system such as Windows and any common software you use. तो इसीलिए हमें हमेशा अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को रेगुलरली अपडेट करते रहना चाहिए. जब भी कोई अपडेट अवेलेबल हो या फिर जो भी सॉफ्टवेयर हम कॉमनली यूज कर रहे हैं उन्हें हमें टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना चाहिए. Now next one is use caution when downloading files on the internet. जब भी इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करें तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है कि हम किसी रेप्यूटेबल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें जो कि ऑथेंटिक हो और ये हम उसके सिग्नेचर से वेरीफाई कर सकते हैं. हमें किसी भी बोगस वेबसाइट से फाइल्स डाउनलोड नहीं करनी चाहिए. Only download files from reputable websites by looking for signs.
फाइल्स जो हैं वो सिर्फ रेपुटेबल वेबसाइट से डाउनलोड करो। और कैसे चेक कर सकते हैं कि वो वेबसाइट जो है वो रेपुटेबल है या नहीं? उसके सिग्नेचर से। सच एज प्राइवेसी स्टेटमेंट्स, full contact information, and SSL encryption of sensitive information, typically indicated by a padlock in the lower right corner of your web browser। अब यहाँ पे जो ये mentioned है by looking for signs, तो यहाँ पे signs में क्या क्या आता है, इस signature में क्या क्या आता है? Privacy statements, full contact information of that website, उसकी SSL encryption जो है sensitive information के लिए, और जो ये सारी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ होती है? वेबसाइट का जो लोअर राइट कॉर्नर होता है वहां पे एक पैडलॉक बना हुआ आता है, वहां से आपको ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। तो हमें इस इंफॉर्मेशन को स्टडी करके ही उस साइट से फाइल्स जो हैं वो डाउनलोड करनी चाहिए। बी केयरफुल विद ईमेल्स। ईमेल्स के साथ हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। ईमेल्स में जो लिंक दिए होते हैं उन्हें डायरेक्टली कभी भी क्लिक नहीं करना चाहिए। ये चीजें हम कई बार पढ़ चुके हैं। ईमेल इज अ वेरी कन्वीनियंट एंड यूजफुल कम्युनिकेशन मेथड। आज के टाइम में ईमेल जो है वो सबसे ज्यादा यूजफुल कम्युनिकेशन मेथड है, स्पेशली प्रोफेशनल्स के लिए। However, it is also used by hackers, spammers and criminals to get what they want। और क्योंकि ये बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है ये मेथड, तो यही मेथड जो है हैकर्स, स्पैमर्स और क्रिमिनल्स भी यूज करते हैं उस इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए जो उन्हें हमसे चाहिए। फॉलो दीज गाइडलाइंस। तो इसलिए हमें ये गाइडलाइंस हमेशा फॉलो करनी चाहिए। फर्स्ट वन इज डोंट डाउनलोड और ओपन अनसॉलिसिटेड मेल अटैचमेंट। मेल में जितनी भी अटैचमेंट्स दी होती हैं हमें उन्हें डाउनलोड नहीं करना चाहिए अगर वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है या हमें ये नहीं पता है कि उस अटैचमेंट में क्या गिवन है। जब तक आप फुल्ली श्योर नहीं हो जाते कि जो अटैचमेंट है वो सेफ है डाउनलोड करने के लिए, तब तक आपको उसे डाउनलोड नहीं करना चाहिए। वॉच फॉर फिशिंग स्कैम्स। बी केयरफुल ऑफ एन ईमेल that asks you to verify your personal details. Don't click on any link provided in the email. Rather, type the address of the concerned bank or site in browser and find out the truth. हमें फिशिंग स्कैम्स को वॉच करते रहना चाहिए ताकि हमें ये नॉलेज रहे कि किस किस तरीके के फिशिंग स्कैम्स आजकल मार्केट में चल रहे हैं। हमें ऐसी ईमेल्स को एंटरटेन नहीं करना चाहिए जिसमें कि हमसे ये कहा गया हो कि हमें अपनी पर्सनल डिटेल्स को वेरीफाई करना है। ईमेल्स में जो भी लिंक दिए गए हैं उन्हें डायरेक्टली कभी क्लिक नहीं करना चाहिए। हमेशा अगर आपके बैंक से आपको कोई लिंक गिवन है कि आपको एक मेल आई है बैंक से और उसमें एक लिंक है कि इस लिंक पे क्लिक करके अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट करो, तो आपको उस मेल वाले लिंक को ओपन ना करके सिंपली आप अपने ब्राउजर में जाइए, वहां पे उस बैंक का नेम टाइप कीजिए और जो फिर बैंक की ऑफिशियल साइट आती है, जो सिक्योर साइट होती है, वहां से अपनी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कीजिए। बट ईमेल में दिए हुए लिंक्स को कभी भी ओपन नहीं करना चाहिए। चेक फॉर सिक्योरिटी अलर्ट। जब भी आपको कोई सिक्योरिटी अलर्ट मैसेज आता है वो हमेशा आपको चेक करते रहना चाहिए। रिव्यू योर वेब ब्राउजर सेटिंग्स रेगुलरली। डिसेबल रनिंग ऑफ स्क्रिप्ट्स एंड कुकीज एक्सेट्रा। अपने वेब ब्राउजर की सेटिंग्स को हमें रेगुलरली रिव्यू करते रहना चाहिए और उसमें जितनी भी कुकीज और स्क्रिप्ट्स चल रही होती हैं उन्हें हमें डिसेबल कर देना चाहिए। डिस्कनेक्ट फ्रॉम द इंटरनेट व्हेन यू आर अवे। जब भी हम अपने सिस्टम से दूर होते हैं, हमें अपने सिस्टम को यूज नहीं करना होता है, तो हमें इंटरनेट को डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन इज डिसेबल कुकीज इफ पॉसिबल। कि अगर पॉसिबल है तो जो कुकीज है हमें उसे परमानेंटली ही डिसेबल कर देना चाहिए। इफ यू आर पर्टिकुलर अबाउट द सेफ्टी ऑफ योर पर्सनल इंफॉर्मेशन देन यू मे डिसेबल कुकीज ऑन योर वेब ब्राउजर। अगर हम अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी को लेकर काफी ज्यादा कंसर्न है तो हमें अपने वेब ब्राउजर में जाके कुकीज को डिसेबल कर देना चाहिए। ये हमने इंटरनेट एंड वेब जो हमारा 10th चैप्टर था वहां पे पढ़ा था कि हम कैसे कुकीज को डिसेबल कर सकते हैं। For this, just click the help menu of your browser and search for how to block cookies. ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं 10th चैप्टर में कि कैसे करना चाहिए, बट स्टिल अगर आपको याद नहीं है तो आप अपने ब्राउजर के हेल्प मेन्यू में जाके वहां सर्च कर सकते हैं कि आप कुकीज को कैसे ब्लॉक कर सकते हैं या फिर डिसेबल कर सकते हैं।
अब ये तो था वायरसेस, एडवेयर और स्पाईवेयर्स के लिए। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्पैम्स और इवेस्ट ड्रॉपिंग के लिए, कि अगर हमारे सिस्टम में कोई स्पैम या इवेस्ट ड्रॉपिंग टाइप थ्रेट्स है हमारे डाटा के लिए, तो उनके लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशंस जो हैं वो होते हैं। तो सॉल्यूशंस टू स्पैम इवेस्ट ड्रॉपिंग। स्पैम हैज बिकम द बेन ऑफ द इंटरनेट। स्पैम जो है वो इंटरनेट में आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं, एंड स्टिल देयर इज नो रियल सॉल्यूशन इन साइट। बेन का मतलब होता है श्राप, तो इंटरनेट के लिए सबसे बड़ा श्राप जो आप कह सकते हो, सबसे बड़ा बेन जो है वो स्पैम है। बट फिर भी अब तक उसके लिए कोई आप कह सकते हो सॉलिड सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है। स्पैम इज यूजुअली डिफाइंड एज unsolicited email and resembles the flyers from stores that clog your newspaper each morning, but it's much more than that. अब स्पैम जो है वो यूजुअली हम क्या देते हैं कि अनसॉलिसिटेड मेल्स होते हैं या फिर ऐसे फ्लायर्स होते हैं जो कि मॉर्निंग में हमारे न्यूज़पेपर्स को क्लॉक करते हैं, यानी कि उठा ले जाते हैं। बट स्पैम्स जो हैं वो इससे कहीं ज्यादा होते हैं। Protecting yourself against spam involves the following safeguards. यहाँ पे हमें कुछ ये एक्टिव प्रोटेक्शन और प्रिवेंटिव मेजर्स अगेन दिए हुए हैं कि किस तरीके से हम स्पैम से अपने आप को सेफगार्ड रख सकते हैं। बट स्टिल स्पैम्स जो हैं वो आज के टाइम में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट कर रहे हैं, और खुद को स्पैम से बचाए रखना जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही डिफिकल्ट भी है। तो देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज यूज एंटी स्पैम सॉफ्टवेयर। हमें एंटी स्पैम सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहिए। फॉलोइंग आर टू ऑफ मेन मेथड्स यूज्ड बाय एंटी स्पैम सॉफ्टवेयर टू गेट रिड ऑफ स्पैम्स। यहाँ पे हमें दो मेथड्स दिए हुए हैं जिससे कि एंटी स्पैम सॉफ्टवेयर जो हैं वो स्पैम्स से हमें फ्री रख सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड क्या है? सेंडर फिल्टरिंग। सेंडर फिल्टरिंग का क्या मतलब है कि हम अपने मेल्स में जो है वो फिल्टर अप्लाई कर देते हैं कि कौन कौन हमें मेल्स जो है वो सेंड कर सकता है। फिर जो फिल्टर्ड सेंडर होते हैं हमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की मेल्स जो है रिसीव होती हैं, और बाकी मेल्स जो हैं वो रिव्यू के लिए हमारे रिव्यू के लिए सेव रहती हैं, वो डायरेक्टली हम तक नहीं पहुंचती। This method allow only messages from your approved sender list to reach your inbox. तो सेंडर फिल्टरिंग में क्या होता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ उनके मैसेजेस हमारे इनबॉक्स तक पहुंचते हैं जो हमारी सेंडर लिस्ट में अवेलेबल हो। जो सेंडर्स हमारी सेंडर लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है उनके मैसेजेस हमारे इनबॉक्स में रिसीव नहीं होते। ऑल अदर मेल इज क्वारंटाइंड फॉर लेटर रिव्यू। बाकी की मेल्स जो हैं वो रिव्यू के लिए क्वारंटाइन कर दी जाती हैं। Sender filtering is done on the basis of digital certificates and digital signature. अब जो ये सेंडर फिल्टरिंग है ये की किस बेसिस पे जाती है? डिजिटल सर्टिफिकेट्स के बेसिस पे और डिजिटल सिग्नेचर्स के बेसिस पे। फर्स्ट वन इज डिजिटल सर्टिफिकेट। Specially formatted digital information issued to website are used to verify the identity of the message sender to the recipient. डिजिटल सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं? एक स्पेशली डिजाइंड डिजिटल इंफॉर्मेशन होती है जो कि वेबसाइट्स को इशू की जाती है ताकि वो अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करवा सकें किसी भी रेसिपिएंट पे। डिजिटल सर्टिफिकेट्स are issued by certificate authority that is trusted by both the sender and the recipient. और डिजिटल सर्टिफिकेट्स को इश्यू कौन करता है? सर्टिफिकेट अथॉरिटी करती है, जो कि दोनों के लिए ट्रस्टेड होती है, सेंडर्स के लिए भी और रेसिपिएंट्स के लिए भी। सेकेंड वन इज डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर्स क्या होते हैं? These are a way of authenticating the identity of creator or producer of digital information. डिजिटल सिग्नेचर्स जो हैं वो किसी क्रिएटर या
की आइडेंटिटी को ऑथेंटिकेट करने का बेस्ट वे होता है। अ डिजिटल सिग्नेचर इज लाइक अ हैंड रिटन सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर जो है वो बिल्कुल हैंड रिटन सिग्नेचर की तरह होता है एंड कैन हैव द सेम लीगल अथॉरिटी इन सर्टेन सिचुएशन सच एज बाइंग एंड सेलिंग ऑनलाइन और साइनिंग लीगल कॉन्ट्रैक्ट। और जो लीगल अथॉरिटी हैंड रिटन सिग्नेचर की होती है वही सेम लीगल अथॉरिटी जो है हमारे डिजिटल सिग्नेचर की होती है जब भी हम कुछ बाय कर रहे होते हैं ऑनलाइन या सेल कर रहे होते हैं या फिर किसी भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट को अगर हमें साइन करना होता है तो उसके लिए डिजिटल सिग्नेचर्स जो है वो यूज होते हैं। तो सेंडर फिल्टरिंग में हमारे पास दो तरीके हमने पढ़े, या तो हम डिजिटल सर्टिफिकेट्स के बेसिस पे अपनी सेंडर लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं और या फिर डिजिटल सिग्नेचर के बेसिस पे। अब दूसरा मेथड क्या था? पहला तो हमने सेंडर फिल्टरिंग पढ़ा, दूसरा है कीवर्ड फिल्टरिंग, यानी कि हम मेल में जो वर्ड्स हैं तो हम उसके मेन कीवर्ड्स के बेसिस पे मेल्स को फिल्टर करें। दिस मेथड फिल्टर्स आउट ईमेल मैसेजेस that contain certain keywords or phrases which are defined by you or others। तो यहाँ जो है हम एक कीवर्ड्स की लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं, कीवर्ड्स और फ्रेजेस की, और फिर जो है सिर्फ और सिर्फ वही मेल्स फिल्टर होके हम तक आती हैं जिसमें कि वो कीवर्ड्स एग्जिस्ट करते हो, अदरवाइज जो है वो मेल्स हमारे इनबॉक्स तक नहीं पहुंचती और वो रिव्यू के लिए सेव रहती हैं। तो ये तो थे हमारे एक्टिव प्रिवेंशन। अब हम पढ़ेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में कि अगर स्पैम्स और वेब स्टॉपिंग जो है उनके लिए हमें कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए। फर्स्ट वन इज कीप योर ईमेल एड्रेस प्राइवेट। हमें अपने ईमेल एड्रेस को जो है वो प्राइवेट रखना चाहिए। बी केयरफुल whom you give your email addresses to। हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए कि हम अपने ईमेल एड्रेसेस जो है वो किसे प्रोवाइड कर रहे हैं। Before giving your address out on an online form, check if there is a website's privacy policy। जब भी हम किसी फॉर्म में अपना ईमेल एड्रेस एंटर करते हैं तो हमेशा उस वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसीज को हमें चेक कर लेना चाहिए। This policy typically informs you of how they handle your personal information। और किसी भी वेबसाइट की जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो हमें क्या इन्फॉर्म करती है, वो हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि वो वेबसाइट जो है वो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कैसे हैंडल करने वाली है। साइनिंग अप फॉर फ्री ऑफर्स सीन्स ऑनलाइन और बाय ईमेल में ड्रामेटिकली इंक्रीज योर चांसेस ऑफ रिसीविंग स्पैम्स मैसेजेस। जब भी हम कोई भी ऑफर देखते हैं जहां पे कि हमें अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी होती है और हम उस ऑफर को जो है वो आप कह सकते क्लेम कर सकते हैं साइन अप करके वहां पे, तो इस तरीके की जो ऑफर्स होते हैं उनसे हमें स्पैम्स रिसीव होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमेशा अपने ईमेल एड्रेस को प्राइवेट रखना चाहिए, हर किसी को उसे डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। Use encrypted connections always, especially if you have to provide sensitive information। हमें हमेशा एनक्रिप्टेड कनेक्शंस ही यूज करने चाहिए। आपके लिए सबसे कॉमन एग्जांपल है व्हाट्सएप का। अगर आप व्हाट्सएप देखा होगा आपने, उसमें आपको ऊपर गिवन होता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन, यानी कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में सेंड हो रही है। तो हमें हमेशा ऐसे ही कनेक्शंस यूज करने चाहिए जो कि इंक्रिप्टेड होते हैं ताकि हमारी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो सेफ रहे। Encrypted connections are made possible through protocols like Hypertext Transfer Protocol Secure and Secure Cell and offer better security to data being transmitted। और encrypted connections जो हैं वो कौन से protocols की help से हम establish कर सकते हैं? HTTPS that is Hypertext Transfer Protocol Secure and SSH that is Secure Cell, जो कि हमें better security provide करते हैं data transmission के लिए। Next one is install personal firewall on computers connected to the internet so as to keep a check on incoming and outgoing information and connection। हमें हमेशा अपने सिस्टम पे जो है वो पर्सनल फायरवॉल इंस्टॉल करके रखनी चाहिए जो कि चेक रख सके कि
कि कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे सिस्टम पे आ रही है, कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे सिस्टम से इंटरनेट पे जा रही है, कौन कौन से कनेक्शंस जो हैं वो इस्टेब्लिश हो रहे हैं। Always avoid conducting online transactions or using online banking services on public networks and public internet facilities. आज के टाइम में ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, बट हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम कभी भी पब्लिक नेटवर्क में जो है वो इस तरीके की सर्विसेज यूज़ ना करें। जैसे कि आजकल पब्लिक वाईफाई अवेलेबल होते हैं, कई जगह मेट्रो में भी वाईफाई अवेलेबल होता है, या फिर सीपी में जैसे ओपन वाईफाई अवेलेबल होता है। तो जितने भी पब्लिक वाईफाई हैं उनके हेल्प से हमें कभी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो सेफ नहीं होते हैं। और ना ही हमें, जब हम जैसे कैफे जाके यूज करते हैं सिस्टम्स को, तो इस तरीके के जो पब्लिक सिस्टम्स होते हैं हमें उन पे भी अपने बैंकिंग सर्विसेज या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जो हैं वो यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिस्की होता है। Install protection software such as internet security software that also provide intrusion prevention system to detect and prevent further attacks by eavesdropper। हमें हमेशा जो है वो प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखने चाहिए, जैसे कि इंटरनेट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर हो गया, ताकि जो हैकर्स हैं वो बार बार हमारे प्रिवेंशन सिस्टम को इंट्रूज ना कर सकें और हम आगे वाले फर्दर होने वाले अटैक्स से जो है अपने सिस्टम को सिक्योर रख सकें। तो ये थे सारे प्रिवेंटिव मेजर्स जो हमें स्पैम्स के केस में ध्यान रखने चाहिए। हमने आज वायरसेस, एडवेयर, स्पाईवेयर के एक्टिव प्रिवेंशन और प्रिवेंटिव मेजर्स पढ़े, और उसके बाद स्पैम्स और इवेस्ड्रॉपिंग के एक्टिव प्रिवेंशन और प्रिवेंटिव मेजर्स पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम पीसी इंट्रूजन, फिशिंग, फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे और फायरवॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप इसे अच्छे से रिवाइज कीजिए, कुछ डाउट्स हैं तो वो कमेंट करके पूछिए। अगेन मैं आपको कह रही हूँ कि जब भी थ्योरेटिकल पार्ट है उसके आप नोट्स जरूर बनाइए। अपनी लैंग्वेज में लिखे हुए नोट्स हमेशा हेल्पफुल होते हैं, और कहीं कोई डाउट अगर आपको आता है तो वो आप मुझसे पूछ ही सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नई नोटिफिकेशंस हमेशा मिलती रहें, क्योंकि सिलेबस अब हमारा कवर होने वाला है। इसके बाद रिवीजन पार्ट स्टार्ट होगा, तो रिवीजन पार्ट जो है वो आप अगर साथ साथ करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास इतना ज्यादा सिलेबस है और टाइम जो है अब वो बहुत कम रह गया है। प्री बोर्ड आपके ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाले हैं कुछ टाइम में, फिर आपके प्रैक्टिकल्स आ जाएंगे और फिर बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये टाइम जो है वो बहुत क्रूशियल है, उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।